हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ इसी वीडियो में दो चीजें डिस्कस करूंगा। पहला, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दूसरा, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अपना आरओआई इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल मेथड्स है जहां पर आप एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अगर आप पहले x% रिटर्न कमा रहे थे तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 1.5x, 2x, 2.5x, 3x तक रिटर्न आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स रहने चाहिए, किस तरीके से आपको अपने ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, कहां पर आपको ट्रेड मिलता है, कहां पर एग्जिट करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, कुछ इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस इंडिकेटर के बारे में कितनी समझ है। वो बात और है कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ही, लेकिन स्टिल मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आई एम वेरी श्योर आपने टेक्निकल एनालिसिस में एक इंडिकेटर का नाम सुना होगा जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। तो मेरा क्वेश्चन है कि बॉलिंजर बैंड के डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे चलकर हम इसको यूज करने वाले हैं। और मुझे क्या पैरामीटर चाहिए मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम अपने पैरामीटर्स को चेंज करके अपना बॉलिंजर बैंड का सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं, वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अभी के अभी बता दीजिए कि कौन से डिफॉल्ट पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट बॉलिंजर बैंड में फीड होते हैं जब आप अपने धन चार्ट्स को ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं एंड आई एम वेरी श्योर कि वीडियो आपको पसंद आने वाली है। एंड तक आप देखेंगे, पेपर पेन लेकर बैठेंगे, लैपटॉप या पीसी लेकर बैठेंगे, जहां पर आप धन चार्ट्स पे इन सारी चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एंड का पार्ट, जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने आरओआई को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू स्मैश अ लाइक बटन राइट अवे एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। दोस्तों, आगे चलते हैं, स्ट्रेटजी की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको यह बता दूं कि हम ये स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये स्ट्रेटजी इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो सकती है, किसी भी ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए काम आ सकती है। अगर आप एग्रेसिव है तो भी, अगर आप कंजर्वेटिव है तो भी, अगर आप इंट्राडे है, स्विंग है या पोजिशनल ट्रेडर है, किसी भी टाइप के ट्रेडर के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही यूजफुल साबित होगी। लेकिन मैं आपको यहां पर जो एग्जांपल शेयर करने वाला हूं वो स्विंग और पोजीशनल का करने वाला हूं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा और सबसे कंफर्टेबल ट्रेड्स स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए यहां पर मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं अपने धन चार्ट्स, और ये मैंने अपने धन चार्ट्स ओपन कर लिए हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये स्ट्रेटजी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन मैं पर्सनली इसको निफ्टी के टॉप 100 या फिर निफ्टी के टॉप 150 शेयर्स में यूज करता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा भी नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स मुझे यहां पर बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन प्राइमरीली मैं लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करता हूं। ऊपर के 100-150 स्टॉक्स अगर हम मार्केट कैप से सॉर्ट करें तो ऊपर के 100-150 स्टॉक्स जो हैं उनमें मैं इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था। आज उस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि स्ट्रेटजी एग्जैक्टली कैसे काम करती है और उसका आरओआई को कैसे इंप्रूव करना है। इसलिए आरओआई इंक्रीज करने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको इस चीज को याद रखना है कि किसी भी स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस क्या है? इस स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस है कि ऑलमोस्ट सारे मेजर स्टॉक्स, स्पेशली जितने भी बड़े स्टॉक्स होते हैं, वो अपने मीन की तरफ रिवर्ट करते हैं। अगर एक स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वापस मीन की तरफ आता है। अगर वो बहुत ज्यादा क्रैश कर जाता है, अब क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है तो इसका वापस मीन पे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, ये जो अपने मीन से डेविएट होकर शार्पली नीचे चला जाता है, मुझे इस एरिया में सबसे पहला रिवर्सल आने पर इस स्टॉक को परचेस करना है। चांसेस आर हाई कि पहले ट्रेड में ही आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 से 6% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपको पहले ट्रेड में 4, 5, 6% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, आप चुपचाप प्रॉफिट लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कॉस्ट पे या फिर माइनर से लॉस में एग्जिट कराएगी। अगर ऐसा होता है तो सेकंड वाला जो ट्रेड होगा वो कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। सेकंड वाले ट्रेड में भी हमें ट्रेड लेना है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि वो यहां से आपको शानदार रिटर्न्स देगी। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके आरओआई को कैसे इंप्रूव करना है और ज्यादा इंप्रोवाइज करना है कि 6% रिटर्न को भी आप 7-8% में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमें ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर स्टॉक अपने मीन से डेविएट हो चुका है और जबरदस्त फॉल आया है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बॉलिंजर बैंड में डिफॉल्ट पैरामीटर्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये है बॉलिंजर बैंड के डिफॉल्ट पैरामीटर 20,2। लेकिन हमें चाहिए एक्सट्रीम लेवल, तो इसको कर दिया 200 और इसको कर दिया 3।
200,3 पे आप नोटिस करेंगे बहुत ही कम स्टॉक्स होंगे, स्पेशली लार्ज कैप बहुत ही कम बार ऐसा होगा जब ये इसके लोअर बैंड की तरफ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए भारती एयरटेल के स्टॉक ने पिछले कितने सालों से इस लोअर बैंड को टच ही नहीं किया है, और अगर किया है तो बहुत ही माइन्यूटली टच किया है। यहां पर देखिए हम 2016 तक के चार्ट पे आ गए हैं। इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये कभी ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है तो ये बहुत माइन्यूटली हुआ था, और उसके बाद से आप नोटिस कीजिए उसमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। उस बॉटम के आसपास से इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 35% की तेजी देखने को मिली। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रह सकता है। तो यहां पर मैं चलता हूं अपने पुराने स्टॉक पे ही। वैसे आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो अब मैं यहां पर एक स्टॉक पिक कर लेता हूं, एक लार्ज कैप स्टॉक पिक कर लेता हूं, और मैंने लार्ज कैप स्टॉक पिक किया है एचडीएफसी बैंक का। अब यहां पर एचडीएफसी बैंक में आप नोटिस कीजिए इस जगह पर 4 अक्टूबर 2023 को लोअर बैंड को टच किया, फिर अक्टूबर 23 में ही उसने दोबारा लोअर बैंड को टच किया, फिर जनवरी 24 में उसने लोअर बैंड को टच किया। ये 3 एरिया जब हम स्टडी करते हैं तो पहला जो एरिया था वो था 4 अक्टूबर 2023। अब यहां पर हम चलते हैं 4 अक्टूबर 2023 पे, ये रहा वो एरिया। दोस्तों यहां पर हमें बॉलिंजर बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ये हटा देते हैं, लेकिन अब हमें यहां पर चाहिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। और मूविंग एवरेजेस कौन सी है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, हमें इमीडिएट रिवर्सल चाहिए, हमें यहां पर एक क्विक रिवर्सल चाहिए। तो मैंने यहां पर एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अप्लाई कर लिया। बाय डिफॉल्ट आपको 9 और 26 पीरियड का क्रॉसओवर दिखता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एग्रेसिव करके 5 और 21 कर देता हूं, और ये रहा मेरा 5 पीरियड मूविंग एवरेज जो कि आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, और 21 पीरियड मूविंग एवरेज आपको यहां पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा आपके लिए डार्क कर देता हूं सो दैट आपको क्लियरली विजिबल रहे। अब आप यहां पर देखिए 3 अक्टूबर को आपको बाय सिग्नल मिला, लेकिन इसके बाद 5 पीरियड मूविंग एवरेज ने 21 को क्रॉस नहीं किया। फिर आपको दोबारा से यहां पर बाय सिग्नल मिलता है, दोबारा से यहां पर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है, फिर दोबारा आपको कोई बाय सिग्नल नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आपको यहां पर बाय सिग्नल मिला, इस कैंडल के ऊपर आप बाय करेंगे, और यहां पर आप नोटिस कीजिए जिस कैंडल पे इसने आपको बाय सिग्नल दिया है उसके बाद ये स्टॉक 13% के आसपास ऊपर गया है ना मजे की बात। अभी मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूं, यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर ये फिर ओवरसोल्ड हो गया था। इसके बाद इसने आपको बाय सिग्नल जो दिया तो यहां पर आपने बाय किया, लेकिन उसके बाद ये सस्टेन नहीं किया। लेकिन जैसे इसने बीयरिश क्रॉसओवर दिया, उस कैंडल का लो भी ब्रीच नहीं किया, और उसके बाद ये स्टॉक वहां से सीधा ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास। दोस्तों स्विंग ट्रेडर को 4 से 6% के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए पहला प्रॉफिट तो जरूर बुक कर लो, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, चाहे अपनी 60% पोजीशन, 70% पोजीशन, एटलीस्ट 50% पोजीशन यहां पर बुक कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, समहाउ अगर आप यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए थे तो भी डरने वाली बात नहीं है। जब इस स्टॉक ने सेल सिग्नल दिया तो भी ये आपको 1.5 से 2% के आसपास का रिटर्न दे रहा था, क्योंकि आप कॉस्ट पे एग्जिट हुए हैं। तो अगला ट्रेड भी आप ले सकते हैं, और यहां पर नोटिस कीजिए इस स्टॉक ने दोबारा से 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लार्ज कैप स्टॉक पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूं आईसीआईसीआई बैंक, ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक ओपन कर लिया है, यहां पर मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया, और आप नोटिस कीजिए इस स्टॉक ने भी बहुत लंबे पीरियड तक लोअर बैंड को हिट ही नहीं किया है। और यहां देखिए यहां पर इसने लोअर बैंड को हिट किया, इस एरिया पे मैंने आपके लिए एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर दी है, और यहां पर आप नोटिस करेंगे इसने जब यहां पर बाय सिग्नल दिया तो अगले दिन इसने गैप अप ओपन दिया, और ये अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस कीजिए यहां पर एक ही दिन में इसने आपको 6% के आसपास का रिटर्न दिया है। बट क्योंकि ये कोविड के जस्ट बाद वाला पीरियड था इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी जब ये स्टॉक ने आपको कुछ दिनों के बाद दोबारा से बाय सिग्नल दिया तो आप नोटिस कीजिए ये स्टॉक आपके लिए 13% का रिटर्न जनरेट कर पाया था। दोस्तों अपनी मर्जी से कोई भी लार्ज कैप स्टॉक उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर यूपीएल उठा लिया, और यूपीएल पे मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाई किया, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे 2022 में इसने लोअर बैंड को टच किया था। उसके बाद जिस कैंडल पे इसने क्रॉसओवर दिया उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, फिर इसने दोबारा से क्रॉसओवर दिया,
उसका हाई ब्रीच हुआ और उसके बाद ये स्टॉक 16% के आसपास ऊपर गया है। अब दोस्तों आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको ये तो समझ में आ गया कि किसी भी स्टॉक में 4 से 6 से 8% के आसपास का रिटर्न कैसे जनरेट करना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप एक तरफ कर सकते हैं, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आप बाद में कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको मालूम है कि इस स्टॉक को परचेज करने के लिए आपको अपना पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। आप धन के डीमेट अकाउंट में अपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एसओए के थ्रू होल्ड करना, विच इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू होल्ड करना, और दूसरा होता है डीमैट में होल्ड करना। जो आप एसओए के थ्रू होल्ड करते हैं वो प्राइमरीली के फिनटेक और कैम्स के पास स्टोर होते हैं, लेकिन जो आप डीमैट में परचेस करते हैं वो आपके शेयर्स की तरह ही आपके डिपॉजिटरी में स्टोर हो जाते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को होल्ड करती है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी विच इज सीडीएसएल आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करती है। जिस तरीके से आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं और उस पैसे को ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से अब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी प्लेज कर सकते हैं और उस पैसे को ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको सेपरेटली कोई अलग से अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को धन के डीमैट में होल्ड करते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करके जो आपको मार्जिन मिलेगा उस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पैसे जितना भी रिटर्न जनरेट होगा इसमें से माइनर सी कॉस्ट, समझिएगा गाइस इस बात को। आप सोचिए कि अगर आप अगले 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर किसी स्टॉक में 8, 10, 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट करते हैं, जैसा कि हमने अपनी स्ट्रेटजी में डिस्कस किया। अब यही स्ट्रेटजी मान लेते हैं जो हमने अपने एग्जांपल में देखा, अगले 10 दिन के अंदर आपके लिए 4% का रिटर्न जनरेट करती है। अब यहां पर जो आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करके पैसा लिया है, इस पे बहुत ही माइनर सी कॉस्ट अगर हम मान लेते हैं कि 10 दिन के अंदर सिर्फ 0.5% भी आप पे करते हैं, तो आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा भी डिप्लॉय नहीं किया है, आपने पूरा पैसा इस ट्रेड के लिए यूज भी नहीं किया है, लेकिन उस 4% में से 3.5% आपको बिलोंग करता है और सिर्फ बाकी पैसा जो वो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट की फॉर्म में चला जाएगा। इंटरेस्टिंगली जितने दिनों के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हैं, आपको सिर्फ उतने पीरियड का ही इंटरेस्ट बियर करने की जरूरत है, आपको पूरा 1 साल का इंटरेस्ट बियर करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आप इस शेयर को एमटीएफ के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। एमटीएफ में भी सेम तरीके से आप लगाएंगे x रुपीस और धन आपको फंड करेगा अप्रोक्सीमेटली लेटर से 3x रुपीस और 4x रुपीस डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी एंड द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक। और जितनी भी लीवरेज धन आपको उस पर प्रोवाइड कर रहा होगा वो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पर लिखी हुई आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी पे एक्स्ट्रा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप एमटीएफ और डीमैट में म्यूचुअल फंड्स की प्लेजिंग के बारे में पहले डिटेल से पढ़ लीजिए, क्योंकि लीवरेज प्रोडक्ट्स में आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है और अगर आपको समझ में आता है कि अगर आप इस रिस्क को मैनेज कर पाएंगे तो आप यहां पर एमटीएफ और अपने डीमैट में पड़े हुए म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके अपने लिए एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। एक बिजनेसमैन जिस तरीके से कुछ दिनों के लिए जब पैसे की शॉर्टेज होती है तो वो टेम्परेरीली पैसा किसी से बोरो कर लेते हैं और उसके बाद अपना काम निपटाकर उस पैसे को वापस कर देते हैं, और या फिर उनके पास उनका पैसा आ जाता है तो फिर पुराने पैसे को वापस कर देते हैं। तो ये पैसे की चर्निंग जिस तरीके से एक बिजनेसमैन करता है, उसी तरीके से एक ट्रेडर को भी अपने लिए सोचना चाहिए। जिस समय मार्केट्स डाउन होती हैं, मार्केट्स ऊपर जाने से पहले हमारी परमिशन नहीं लेगी, मार्केट्स ऊपर जाने से पहले हमारे पैसे की वेट नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए आती है। इसीलिए उसी समय एक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और अगर उस समय पैसा नहीं है तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी डीमैट में ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एमटीएफ फीचर को भी यूज करके इस पैसे की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन जो है वो भी अपने बिजनेस को इसी तरीके से चलाते हैं। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को पहले जाने और उसके बाद उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आप इन फैसिलिटीज को यूज कीजिए। लेकिन अगर आप फैसिलिटी को यूज करते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अपने रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट। और इस पूरी स्ट्रेटजी में जो रीसेंट स्विंग लो था वो आपका हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। उस स्टॉप लॉस से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस को हमेशा मार्केट में प्लेस रखेंगे, बिकॉज इफ देयर इज सम गॉड इन द मार्केट इट इज द स्टॉप लॉस। क्योंकि जिस तरीके से भगवान हमें बचाते हैं उसी तरीके से हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेडिंग में हमें बचाता है।
ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। दोनों फीचर्स किस तरीके से आप अपने आरओआई को इंप्रोवाइज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वो दोनों मेथड भी आपको समझ में आए होंगे। तो एमटीएफ और एमएफ डीमैट, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप कमेंट्स में एमटीएफ और एमएफ डीमैट लिख दीजिएगा। और अगर आपका इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमारी पूरी टीम आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे एड्रेस करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.